नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम संजीवनी में। आपके साथ मैं हूं सोनाली शर्मा। दर्शकों, अलग अलग ऋतुएं हमें अलग अलग मौसम का एहसास कराती हैं। वहीं जब हम एक ऋतु से दूसरी ऋतु की ओर बढ़ते हैं तो हमारे शरीर में अलग अलग बदलाव भी देखने को मिलते हैं। विशेषकर अगर हम वर्षा ऋतु की बात करें दर्शकों, तो वर्षा ऋतु का ये मौसम वैसे तो बेहद सुहाना होता है, लेकिन इस दौरान हमारे शरीर के भीतर भी कई तरह के आंतरिक बदलाव देखने को मिलते हैं जो कई तरह की समस्याएं भी पैदा कर सकते हैं। आज संजीवनी के अपने इस भाग के जरिए हम जानेंगे कि आखिर आयुर्वेद के जरिए, विशेष रूप से आयुर्वेद के जरिए हमें वर्षा ऋतु में अपना किस तरह से ख्याल रखना चाहिए, अपना खान पान, अपना आहार किस प्रकार से रखना चाहिए ताकि वर्षा ऋतु के दौरान हम स्वस्थ रह सकें, निरोग रह सकें। और इस विषय पर बात करने के लिए बेहद खास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित है। हमारे साथ वैद्य विनीश गुप्ता जी हैं, तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। वैद्य विनीश गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि अगर वर्षा ऋतु की जब हम बात करते हैं तो हमारे जो शरीर की प्रकृति होती है उसके लिहाज से मौसम किस प्रकार से रहता है। जैसे सर्दियों के लिए हम कहते हैं कि बहुत अच्छा मौसम होता है खाने पीने के लिए, सेहत बनाने के लिए, वैसे ही अगर वर्षा ऋतु की बात करें तो इसका असर कैसा रहता है हमारे शरीर पर? जैसा कि मैम आपने कहा, एक्चुअली क्या है कि वर्षा ऋतु में इससे पहले की अगर आप ऋतु देखेंगी तो वो हमारी ग्रीष्म ऋतु है, यानी कि वो समर है हमारा, और उसके बाद जो है हम वर्षा ऋतु में आए हैं। और जो ये दोनों का एक ऋतु जाती है और दूसरी ऋतु स्टार्ट होती है, इसको आयुर्वेद में ऋतु संधि बोलते हैं। यानी कि 7 डेज ये और 7 डेज ये जो है हमारे 2 वीक्स जो होते हैं ये ऋतु संधि कहलाते हैं। तो कोई भी ऋतु जा रही है तो उसका जो भी आहार विहार था उसको हमें ग्रेजुअली धीरे धीरे करके छोड़ना है, और जो ऋतु आ रही है वर्षा ऋतु उसको धीरे धीरे अपनाना है। उसको सडन कोई चीज़, जैसे कि गर्मी में हम ठंडे पानी पी रहे हैं तो उसको हमें वर्षा ऋतु में भी कंटिन्यू नहीं करना है, क्योंकि ये ऋतु और उत्तराखंड हमारा, चूँकि यहाँ पे जो है चारों तरफ जल की मात्रा बहुत ज़्यादा है, यहाँ टेम्परेचर थोड़ा डाउन रहता है। वर्षा ऋतु जो 2 महीने की जनरली सब जगह होती है, एक ऋतु हमारी 2 महीने की होती है, वो यहाँ उत्तराखंड में 4 महीने, 3.5-4 महीने चलती है। तो इसलिए कहीं ना कहीं हमें इस ऋतु में आहार को लेकर के, विहार को लेकर के और मानसिक जो आचार है उसको लेकर के हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए। और इसमें हमारा आहार कैसा हो जो है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि लीवर फंक्शन जो डाइजेशन है हमारा वो बहुत कम होता है इस समय, और कोई भी चीज़ हैवी हमें इसमें नहीं लेनी चाहिए। जितनी सुपाच्य हो, जितनी लाइट हो और वो पौष्टिक चीज़ें हो, उसका हमें खाने में, आहार विहार में ध्यान रखना चाहिए। दूसरा विहार की बात जो है, विहार मतलब अदर देन फूड जो है जो हमारा, तो उसमें क्या करना है हमें कि बहुत ज़्यादा जिनका वेट हमारा कम है, अंडर वेट हैं जो लोग, और जो वो उनको कहीं ना कहीं इस ऋतु में बहुत ज़्यादा मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक या इस तरह की एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस ऋतु में वात पित्त कफ, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि 3 दोष होते हैं आयुर्वेद में, और इसी के अनुसार प्रकृति होती है। तो जो वात प्रकृति होती है वो लिनथीन होते हैं लोग, और उसमें उनका वेट, अंडर वेट पहले से ही होता है। अगर इसमें बहुत ज़्यादा वॉक करेंगे और डाइजेस्टिव पावर आपकी अच्छी नहीं है, आप पौष्टिक आहार विहार बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, तो वेट आपका और डिक्रीज करेगा, कम होगा। तो इसलिए हमें इन चीज़ों का हमें इन ऋतु में ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, वात पित्त कफ की आप यहाँ पर प्रवृत्तियों की बात कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि कई बार डॉक्टर साहब ऐसा मन होता है बारिश हो गई तो कुछ गर्म खाने की इच्छा होती है, वहीं ज़्यादा बारिश हो गई, ठंड हो गई तो फिर कुछ गर्म के साथ साथ, लेकिन अगर धूप निकल गई तो फिर हमें कुछ ठंडा खाने की इच्छा होती है। तो खाने का बैलेंस, मतलब आहार की अगर हम विशेष रूप से बात करें तो किस तरह का हमारा आहार होना चाहिए, और जो शरीर की प्रवृत्ति है वो किस तरह की होती है इस वक्त, अंदर से किस तरह की वात पित्त कफ में से क्या बढ़ता है, क्या घटता है? देखिए, एक वात पित्त कफ जो प्रकृति के बारे में बताएं तो जो वात प्रकृति होती है उसका जो वो लिनथीन होती है मैम, उसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा होती है, वो देखने में थोड़े से पतले दुबले दिखेंगे, और वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव नेचर के होंगे, बातचीत उनको बहुत ज़्यादा पसंद होगी। पित्त प्रकृति जो होगी वो कहीं ना कहीं गर्म प्रकृति कही जाती है, जैसे तासीर बोलते हैं कि इनकी तासीर ये ठंडी होती है, तो वात प्रकृति की तासीर ठंडी होती है, पित्त प्रकृति यानी ये गर्म होती है, और देखने में ये थोड़ा सा इनका जो ग्लो है फेस में वो पीले कलर का दिखता है ना, फेयरनेस जो है वो पीले कलर की, येलो कलर की दिखाई देती है, और ये थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। इनके हेयर्स की प्रॉब्लम, इनको बाल सफ़ेद होने की प्रॉब्लम, और ये लोग जो है मूड स्विंग होता है इनका, और ये लोग मीठा पसंद करते हैं खाने में।
जनरली वो तीखा नहीं पसंद, तीखा जरा सा भी खाएंगे तुरंत हेडेक होने लगता है। और जो कफ प्रकृति होती है और इनका जो बॉडी का फिजिक होता है वो हमारा जो है वो हाइट और वेट लगभग ठीक होता है इनका, और ये मीडियम फिजिक के होते हैं। जो कफ प्रकृति होता है वो ईजिली वेट गेन करते हैं और उनको बिल्कुल, और ठंडी तासीर के लोग होते हैं तो वो थोड़ा ओबेस टाइप के होते हैं। सबसे इन तीनों प्रकृति में सबसे ज़्यादा सुंदर वो माने जाते हैं। उनको बालों की प्रॉब्लम नहीं होती और वो चटपटा पसंद करते हैं खाने में। तो और वो इजी वेट गेन करते हैं। कहते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे हवा भी लग जाती है, मैं कुछ भी नहीं खाता तो भी। तो इस तरह की जो बातें हैं वो कफ प्रकृति के लिए हैं और उनका वेट बहुत ईजिली गेन होता है। और जनरली उनको फैट की प्रॉब्लम, फैटी लीवर है ना, बीपी की प्रॉब्लम, इस तरह की प्रॉब्लम उनको रहती है। तो ये हमारी वात, पित्त और कफ की प्रकृति हो गई। और इसी को देख करके हमें पूरा का पूरा हमारा आयुर्वेद का सिद्धांत इसी पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये ठंडी ऋतु है, इसमें हमारा टेम्परेचर डाउन होता है। तो जो वात और कफ प्रकृति है ये दोनों तासीर ठंडी है, तो इनको ज़्यादा बचना है। पित्त प्रकृति एडजस्ट कर लेगी ठंडक को, क्योंकि वो गर्म है ऑलरेडी, उसका बॉडी का टेम्परेचर भी इनका ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है हमारी पित्त तो बैलेंस कर लेगी, लेकिन वात को, जो लिंथिन है और जो थोड़ा ओबेज है या वेट इनका ज़्यादा है, वो कफ प्रकृति के लोग हैं, उनको ठंडक बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। तो उनको इस प्रकृति में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रकृति वाइज देखेंगे, पित्त प्रकृति की डाइजेस्टिव पावर बहुत अच्छी होती है, वो बार बार थोड़ी देर में कुछ मांगते रहते हैं। तो ये जो प्रकृति है, पित्त प्रकृति, इनको तो थोड़ा प्रिकॉशन नहीं भी लेंगे, कम लेंगे तो ये बच जाएंगे। लेकिन ये वात और कफ प्रकृति वाले लोग, क्योंकि ठंडी तासीर के लोग हैं और टेम्परेचर हमारा डाउन हो रहा है, तो ये थोड़ा सा भी लापरवाही करेंगे तो फिर ये जो है हमारे कहीं ना कहीं रोगग्रस्त होंगे और इनको प्रॉब्लम्स आएंगे। बिल्कुल। अविनीश जी, बात आयु वर्ग के हिसाब से करते हैं, बच्चों के यहाँ पर बात कर लेते हैं कि बारिश के मौसम में आयुर्वेद के अनुसार किस तरह से बच्चों की देखभाल करनी चाहिए, किस तरह से उन्हें कपड़े, उनका खान पान, तो इस पे आप जरा हमारे दर्शकों को बताएं। मैम, जैसा कि आपने पूछा बच्चों के लिए, तो बच्चों का यहाँ पे, क्योंकि आयुर्वेद मानता है कि जो बच्चे हैं जो 16 ईयर से कम है उनको बाल अवस्था बोलते हैं, तो वो जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं उनके में कफ ज़्यादा होता है। मतलब इसमें एज वाइज हमारा, जैसे 16 के बाद वाले जो युवा अवस्था है, इसमें कहते हैं कुछ भी खाते हैं डाइजेस्ट हो जाता है, तो ये पित्त का काल है, यानी डाइजेस्टिव पावर सबसे अच्छी होती है। और जो वृद्ध अवस्था है वो जो है हमारी, उसमें वायु बढ़ जाती है। तो जितने भी बच्चे हमारे जो है उनको, क्योंकि बालावस्था में तासीर उनकी ठंडी है, तो इसलिए यहाँ का क्लाइमेट भी हमारा जो है ठंडा है, तो उनको ठंडी चीज़ों से बहुत बचाना है। जैसे अगर वो फीडिंग कर रहे हैं, बहुत छोटा बच्चा है और वो फीड कर रहा है, तो वो सारी की सारी जो है प्रिकॉशंस मदर को रखनी है, क्योंकि जो वो खा रहा है वो उसके मिल्क के माध्यम से उस बच्चे में आ रहा है। तो इसलिए माँ को जो है पूरा ध्यान रखना चाहिए कि कोई ठंडी चीज़ है, फ्रिज का पानी है, कोल्ड ड्रिंक है, आइसक्रीम है और ठंडे फ्रूट्स हैं, पता चला हम रात में फ्रूट्स लेकर के खा रहे हैं या मॉर्निंग में 8 बजे फ्रूट्स लेके खा रहे हैं, तो ये सब ठंडे हैं। तो वो क्या है, ठंडी तासीर जो है मिल्क के माध्यम से बच्चे में आएगी और वो फिर उसको कोल्ड है, कफ है, इस तरह की प्रॉब्लम्स को करेगी, डाइजेशन डिस्टर्ब करेगी। तो बच्चों में कहीं ना कहीं मदर को प्रिकॉशन रखना है जो फीडिंग वाले हैं। उसके बाद जो हमारे उसके बाद के जो बच्चे हैं उसमें कहीं ना कहीं ये देखना है कि बच्चों के जो कपड़े हों वो हमारे प्रॉपर तरीके से सूखे होने चाहिए, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है तो उसके, और धूप निकलती नहीं तो कपड़े आदि सूखते नहीं। और उनका खाना जो होना चाहिए वो लाइट होना चाहिए। और जंक फूड जो है कहीं ना कहीं जो हमारा चाइनीज़ फूड है, देखिए साउथ इंडियन या अपना जो है इंडियन फूड जो है वो खा सकता है आदमी, वो हेल्दी फूड्स में है। लेकिन जो मैदे के बने हुए चाइनीज़ फूड है, जो हमारे जो जंक फूड है, जो अनरिच्ड फूड है, वो बच्चों को बचाना चाहिए। क्योंकि आजकल हम देखते हैं शाम को मैक्सिमम बच्चे खाना ही नहीं खाते, तो वो क्या करते हैं, अपना चाउमीन खा लिया, मोमो खा लिया, यहाँ बहुत ज़्यादा चलन है उत्तराखंड में। तो इसको कहीं ना कहीं बच्चों को हमें थोड़ा सा ऐसे संस्कार देने चाहिए कि बहुत रेयर केस में इसको वो खाएं, क्योंकि इसको खाने से अनरिच्ड फूड है, कुछ पौष्टिक चीज़ शरीर में नहीं जा रहा, और इससे मैदा खा रहे हैं तो कॉन्स्टिपेशन होगा उनको, कॉन्स्टिपेशन से सारी बीमारियाँ हमारी उनको शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए जंक फूड से उनको बचाना है। कपड़ों को, जैसा कि इस समय जो सोप होना चाहिए हमारा, वो नीम का सोप होना चाहिए, और जो पानी है वो नहाने का, वो भी थोड़ा ल्यूक वार्म होना चाहिए, गर्म होना चाहिए, गुनगुना होना चाहिए। और बच्चों में आहार में बहुत ज़्यादा जो है उनको जो है हमें हैवी चीज़ें नहीं देनी चाहिए, कि राजमा है, छोले हैं या मटर है, या हमारा बहुत हैवी चीज़, बहुत तली भुनी चीज़ें हैं, है ना, उनसे बचना है।
और लाइट से लाइट भोजन देना है। जितना लाइट भोजन होगा, क्योंकि डाइजेस्टिव पावर हमारी वर्षा ऋतु में सबसे कम है अन्य ऋतुओं की अपेक्षा, तो इसलिए जितना हल्के से हल्का फूड होगा वो उतना अच्छा इजी डाइजेस्ट होगा और उनको उतनी अच्छी एनर्जी देगा। तो इन सभी बातों का हमें बच्चों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। विनेश जी, क्या कोई ऐसा उनको इम्यूनिटी बूस्टर जो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए, क्योंकि कई बार बच्चे खाने में टालमटोल करते हैं, तो वर्षा ऋतु में खासतौर पर कुछ आयुर्वेद के अनुसार ऐसी चीज़ें हम उनको चाहे लिक्विड फॉर्म में हो ऐसा दे सकते हैं? मैम, क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है। एक्चुअली क्या है कि बात यह है मैम कि अगर हम उनको बैलेंस डाइट दे रहे हैं, है ना, दाल चावल रोटी सब्जी और दूध दे रहे हैं उनको, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ड्राई फ्रूट्स हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं, या वर्षा ऋतु में कोशिश करें, या ठंडक की आगे वाली अभी नवंबर दिसंबर में जब ठंडक पड़ेगी उसमें भी यही कोशिश करनी चाहिए कि जो फ्रूट्स हैं ये सारे ठंडे हैं, तो इनको छोड़ के हमें ड्राई फ्रूट्स पे आ जाना चाहिए। और इसके लिए भी जो है हमें अपने आयुर्वेद के कोई एक्सपर्ट हो उससे सलाह लेके कि मेरी प्रकृति क्या है और मुझे क्या डाइट होनी चाहिए, मेरा आहार कैसा होना चाहिए, मेरा विहार कैसा होना चाहिए। अगर वो कहीं ना कहीं अपनी प्रकृति के अनुसार अगर वो आहार विहार लेता है तो वो बच्चा की इम्यूनिटी ऑटोमेटिक बहुत अच्छी होगी, बहुत कुछ एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे दाल चावल रोटी सब्जी दूध और ड्राई फ्रूट्स ये सभी चीज़ जो है हमारे बैलेंस कर देंगे, इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले होंगे। बस वो सिलेक्टेड आइटम क्या हो, आपके प्रकृति के अनुसार क्या होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं हमें चूज़ करना है और बहुत हैवी चीज़ों को उस समय नहीं खाना है। बिल्कुल। अब मिडिल एज की बात करते हैं, जो लोग घर भी देखते हैं, ऑफिस भी जाते हैं, भागदौड़ भी रहती है, बारिशों का भी मौसम है, तो उनको अपनी दिनचर्या किस प्रकार से रखनी चाहिए? मिडिल एज में मैम क्या है कि जैसा अगर कोई भीगता है तो आजकल इस वर्षा ऋतु में देखिए बहुत कॉमन बीमारी है, स्टोमक फ्लू होता है, या कंजक्टिवाइटिस है, या टाइफाइड है, मलेरिया है, डेंगू बहुत इस समय चलता है, तो और फंगल डिजीजेस बहुत ज़्यादा होती हैं। तो हमें कोशिश ये करनी है, और कॉमन कोल्ड या हमारा कफ इस तरह की प्रॉब्लम बहुत आती है, खांसी हो रही, जुकाम हो गया, फीवर आ रहा है, तो इसमें कोशिश करना है कि हमें जो है भीगना नहीं है किसी भी तरह से। अगर हम भीग भी जाते हैं तो घर पे आकर के हमने अदरक काली मिर्च और तुलसी का पत्ता इस तरह से कुछ काढ़ा बना करके और उसको ले लेना है। और अगर भीगना भी है तो फिर उसके बाद भीगने के बाद ऐसा ना है कि पर घर में आए और तुरंत नहा लिया। नहाना की ज़रूरत भी है, कहीं आप मान लीजिए पानी सड़क पे इकट्ठा हो गया है बहुत ज़्यादा, उसमें पैर आदि पड़ गया है तो फंगल इन्फेक्शन होता है, तो आप घर पे आके गर्म पानी से नहा लीजिए। तो युवावस्था में इस समय तो इसी बात का ध्यान रखना है कि हमारा जो एक तो हमें भीगना कम से कम है, और घरों में जो है कोशिश ये करनी है कि हमें कहीं पानी इकट्ठा ना हो, उसमें मच्छर उत्पन्न ना हो ज़्यादा। और आप इसके लिए क्या कर सकते हैं कि आप छोटा सा कोई उपला लें या कंडे लें गोबर का बना हुआ, उसको थोड़ा सा आप गैस पे जला लें और उसको कुछ नीम की पत्ती सूखी हुई उस पर डाल दें और पूरे घर में धूपन कर दें। आप उसको एक बार पूरे घर में धूपन कर देंगे तो उससे जो भी मच्छर आदि होंगे, क्योंकि आजकल डेंगू बहुत ज़्यादा है ना, आप अक्सर देखेंगे पेपर में है आज 5 पेशेंट मिले, आज 10 पेशेंट मिले। तो डेंगू से बचने के लिए, मच्छरों से बचने के लिए, मलेरिया से बचने के लिए, उसमें कहीं ना कहीं आपको धूपन घर का अगर हम करते रहें, नीम की पत्ती बेस्ट है हमारी बैक्टीरियासाइडल या जो है हमारा इन्फेक्शन से बचाने के लिए, तो वो जो है उसका अगर धूपन करते हैं तो घरों में हमारे मच्छर आदि उत्पन्न नहीं होंगे और उनसे बचा जा सकता है। तीसरी चीज़ क्या है कि हमें उनके आहार विहार को लेकर के उनका खाना जो है वो, जैसे बच्चों के लिए मैंने बताया, उनका भी खाना बैलेंस होना चाहिए। आजकल की यंग एज के बच्चे पूरे के पूरे चाइनीज़ फूड या सैटरडे संडे वीकेंड में आप देखेंगे सब लोग बाहर जाकर के खाना खा रहे हैं, घर का खाना बहुत कम खा रहे हैं और उसमें ज़्यादातर जंक फूड खा रहे हैं। अब आप खाने के साथ ही कोल्ड ड्रिंक खा रहे हैं। युवावस्था हमारी जो बच्चे हैं उसमें हम देखते हैं होटल में कहीं भी जाइए आप तो पता चला खाना भी है साथ में कोल्ड ड्रिंक भी है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि खाने के बाद आपको जो है सारा का सारा मैक्सिमम ब्लड आपके स्टमक के चारों तरफ डाइजेस्ट होने के लिए, डाइजेशन के लिए आएगा वो, इसीलिए हमें आलस आती है, ब्रेन में थोड़ा ब्लड कम पहुंचता है। तो इसके लिए अगर आपको मालूम है कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं ये सारे गर्म होते हैं, उनको डाइजेस्ट करना है। आप यहाँ कोल्ड ड्रिंक रख रहे हो या चिल्ड पानी रख रहे हो तो वो कहीं ना कहीं डाइजेस्टिव एंजाइम्स को डाइल्यूट करेगा और उसका जो टेम्परेचर उसको कम करेगा। तो डाइजेशन आपका जो है वो कहीं ना कहीं सही नहीं होगा, नॉर्मल नहीं होगा, तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, आपको फैटी लीवर, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। क्योंकि आयुर्वेद ये मानता है कि आयुर्वेद में डाइजेस्टिव पावर को अग्नि बोलते हैं, है ना, कि अग्नि जो है अगर डाइजेस्टिव पावर हमारी सही है
तो इम्यूनिटी अच्छी है तो आपको कोई भी डिजीज़ आपको नहीं आएगी। बिल्कुल। तो बढ़ते हैं आगे और बुजुर्गों की खास तौर पर बात करते हैं। कई बार उनको कई तरह की समस्याएं शुरू हो जाती हैं, जैसे ही वर्षा ऋतु ये शुरू होती है, तो उनकी कौन कौन सी खास तौर पर समस्याएं इस वक्त बढ़ती हैं जिनका ख्याल उन्हें रखना चाहिए, और खाने पीने में क्या चीज़ें को शामिल करना चाहिए विशेष रूप से? वृद्धावस्था में मैम क्या होता है कि एज वाइज वायु बढ़ जाती है ना, तो इसीलिए उनको देखिए कि जो है पार्किंसोनिज्म, एल्जाइमर्स, इस तरह की बीमारियां होती हैं। तो और थोड़ा सा जो है ओल्ड एज में हमें कोशिश ये करना चाहिए कि घी की मात्रा कहीं ना कहीं आजकल थोड़ा सा समाज में घी को लेकर के बहुत ज़्यादा डर है कि हमें जो है हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी, हमें फैटी लीवर हो जाएगा। भाई चिकनी चीज़ अगर शरीर में नहीं जाएगी तो बहुत जगह जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, वहाँ पे हमारा चिकना मतलब कि वहाँ साइनोवियल फ्लूइड जो होता है वो भी स्निग्ध होता है, वो चिकना होता है, तो वो बनेगा कैसे? तो इसलिए हमें दूध, हमें घी, इस तरह की बटर, इस तरह की चीज़ों को हमें खाने में वृद्धावस्था में रखना ही रखना चाहिए, क्योंकि वायु बढ़ने से हमारा ऋतु वाइज भी वायु बढ़ी हुई है, आपकी एज वाइज भी वायु बढ़ी हुई है, और आप कहीं मान लीजिए वात प्रकृति के हो तो आपकी वायु बढ़ी हुई, तो सब जगह से वायु बढ़ी रहेगी, तो आपको जो है आपको वातज बीमारियां, जैसे आपको जॉइंट्स की प्रॉब्लम, जैसे आपको बीपी की प्रॉब्लम, जैसे आपको पार्किंसोनिज्म की हाथ कांपते हैं उसमें उसकी प्रॉब्लम, आपकी मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो उस केस में सबसे पहले तो इस ऋतु में उनको पूरे बॉडी पे नहाने से पहले 10 मिनट तिल के तेल से मालिश करनी चाहिए। और जिनको बीपी भी है, अगर वो मालिश करते हैं तो उनका बीपी भी कम हो जाएगा, वो नॉर्मल हो सकता है। तो इसलिए जो है उनको मालिश करें, मालिश करने के बाद जो है हमारे थोड़ा सा गर्म पानी गुनगुना करके उससे वो नहा लें। और खाने पीने में मटर है, छोले हैं, राजमा है, कटहल है, इस तरह की जो बादी चीज़ें हैं जो गैस को ज़्यादा बनाती हैं उसका सेवन ना करें। इस समय हरे साग जो है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हैं, जैसे कि पालक है, बथुआ है, वैसे भी इस सीजन में नहीं खाए जाते क्योंकि वो कीड़े आदि बहुत ज़्यादा उसमें मिलते हैं, तो इस सीजन में वो मत लें। और घी है, दूध है, और बैलेंस डाइट को अगर वो लेते हैं तो इस ऋतु से पूरी तरह से बच सकते हैं और उनकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। बैलेंस डाइट लें तो बहुत अच्छा रहेगा। और ठंडी चीज़ों से कहीं ना कहीं अपने को बचाएं, है ना, कि एसी घर में है तो एसी का यूज़ कम से कम करें। फैन के नीचे डायरेक्ट हमारा नहीं सोना है, आपको साइड में सोना है, क्योंकि मालूम नहीं चल रहा है रात में बारिश ज़्यादा हो रही है, टेम्परेचर ज़्यादा डाउन हो जा रहा है, आप नीचे डायरेक्ट फैन के नीचे सो रहे हो तो आपको ठंडा हो जा रहा है, सुबह सुबह आपको जो है कोल्ड हो जा रहा है, आपको खांसी आने लग रही है। तो इन चीज़ों को कहीं ना कहीं अगर वो ध्यान रखेंगे तो वृद्धावस्था में होने वाली जो व्याधियां हैं वो उनको नहीं होंगी। बिल्कुल। गर्भवती महिलाओं की यहाँ पर बात करते हैं विनीश जी, तो ये मौसम उनके लिए किस तरह से रहता है और कैसा उन्हें अपना खान पान रखना चाहिए इस दौरान? जहाँ तक प्रेग्नेंट लेडी की बात है मैम कि उनको तो सबसे पहले ये है कि आयुर्वेद में कहा गया है कि आपको मतलब ज़्यादा गर्म भी ना हो और ज़्यादा ठंडा भी ना हो, और जो सुपाच्य भोजन है जो इजी डाइजेस्ट हो जाए। क्योंकि क्या होता है प्रेग्नेंट लेडी में, गर्भिणी जो होती हैं उनके में जैसे जैसे हमारा मंथ ज़्यादा होता है और बच्चे का साइज़ बढ़ता जाता है तो उससे क्या होता है उनका जो है पेट के ऊपर प्रेशर पड़ता है और उनको कॉन्स्टिपेशन होने की शिकायत हो जाती है और उससे आगे जाकर के बवासीर यानी कि पाइल्स हो जाता है उनको। तो ये प्रॉब्लम जनरली गर्भिणी स्थिति में देखने को मिलती हैं। तो उनको क्या करना चाहिए कि घी का सेवन, घी से वायु कंट्रोल होता है, तो इसलिए घी का सेवन उनको खाने में थोड़ा सा बढ़ा लें। और जिनका वेट ज़्यादा है उनके लिए नहीं है, लेकिन घी का सेवन अगर बढ़ा लेते हैं और वो खाने में, जैसे हमारा आंवला है, जैसे हमारा खजूर है ड्राई फ्रूट्स में, मुनक्का है, इस तरह की चीज़ों को अगर वो लेते हैं और जो है कॉन्स्टिपेशन से अपने को बचाना है इस पीरियड में, क्योंकि वायु बढ़ी हुई है और आपको कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस रहेंगे। तो उस केस में आपको ऐसा कोई भी आहार विहार नहीं लेना है जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन बढ़े। और खाना, भोजन का समय वो है जब आपको भूख लगे और पानी पीने का समय वो है जब आपको प्यास लगे। जनरली क्या होता है मैम, हम लोग तो रोज़ पेशेंट इतने देखते हैं, तो हर एक व्यक्ति सुबह उठता है 2 गिलास पानी पी लेता है, 3 गिलास पानी पी लेता है। जब आप यहाँ ठंडे में सो रहे हो, एसी में सो रहे हो, गर्मी के दिनों में आपके घर में भी एसी है, ऑफिस में भी एसी है, गाड़ी में भी एसी है, तो और इतने यहाँ, और रात में हम ऐसा कोई फिजिकल नहीं है हमारा, तो हमें स्वेटिंग होगी नहीं, स्वेटिंग नहीं होगी तो वाटर आपका कोई बाहर नहीं जा रहा है। तो जब बॉडी डिमांड करे, ईश्वर ने ऐसा बनाया हुआ है कि जब हमारी बॉडी डिमांड करेगी वाटर कंटेंट कम होगा तो हमें प्यास लगेगी।
ब्रेन को मैसेज जाएगा कि प्यास के लिए बोलो, क्योंकि वाटर कंटेंट कम हो रहा है। तो इसलिए पानी जब प्यास लगे तब पीना है। लोग कहते हैं कि सुबह उठ करके जो है सर जो है पानी तो बहुत अच्छा रहता है पेट में, 20-20, 30-30 साल से पी रहे हैं। आप जो भी डायबिटीज़ के लोग हैं, मैं तो उनको बताना चाहता हूँ कि अगर वो पानी सुबह का यानी बिना प्यास के वो पानी बिल्कुल ना पिए, और बिल्कुल मेजरमेंट करके ना पिए कि आज 4 गिलास पिया हमने है, 5 लीटर पिया है, आज इतना पिया, बिल्कुल नहीं। प्यास जितनी लगती है बॉडी उतनी ही डिमांड कर रही है। तो प्यास का समय वही है जो आपका, जब वो पानी पीने का समय वही है जब प्यास लगे, और वो भी घूट घूट करके पिए, क्योंकि पानी आपके फ्रूट में पानी ही जा रहा है, आपके दाल में पानी ही जा रहा है, आपके दूध में, सब चीज़ में पानी है, वाटर कंटेंट है। तो ये जरूरी नहीं कि पानी ही जब हम पिएंगे तभी पानी उससे जा रहा है, वाटर कंटेंट बहुत सारी चीज़ों में जा रहा है। तो इसलिए आपको, और भोजन का समय वो है, आप बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि सुबह बच्चे जा रहे हैं, उनको भूख नहीं है, ज़बरदस्ती माँ पैम्परिंग करके वो ये खा लो बेटा, वो खा लो बेटा, ज़बरदस्ती नहीं करना है, क्योंकि भोजन का समय वो है आपका जब आपको भूख लगे तब खाना खाना है। तो अगर इन दो बातों का अगर हम लाइफ में अगर ध्यान रख लें कि जब भूख लगे, पहले क्या होता था कि आप थोड़े से पहले जाइए तो 2 समय लोग खाना खाते थे, एक 10-11 बजे जब ऑफिस जाने का समय होता था, एक शाम को खाते थे। अभी हम सुबह चाय नाश्ता, फिर खाना, फिर चाय, फिर दोपहर का, फिर शाम का, फिर रात का, और बीच में और भी कुछ मिल जाए। भाई एक फूड को डाइजेस्ट होने में 4 से 5 घंटे लगते हैं। फिर आप ये बीच बीच में आप सोचो, एक सब्जी आप बना रहे हो, अभी आधी पकी हो वो, और दूसरी सब्जी डाल दें, फिर वो आधी पकी हो, फिर तीसरी सब्जी, शाम तक क्या बन के तैयार होगा। तो इसलिए आप उसको प्रॉपर समय दो खाने का। कुछ एक चीज़ खाइए, अभी 2 घंटा 1.5 घंटा बीता, आप फिर फ्रूट्स ले रहे हो, तो ये बिल्कुल भी तरीका एकदम गलत है। आप जो भी खाओ उसको प्रॉपर भूख के साथ खाओ। बहुत सारे रोगियों से मैं पूछता हूँ भूख कैसी है आपकी, भूख लगती, वो सोचने लगते हैं, मतलब उनको मालूम ही नहीं चल रहा भूख क्या होती है। वो कह रहे हैं मैं तो सर 1 बजे खा लेता हूँ। भाई ये कौन सा समय, समय के अनुसार नहीं खाना है। भूख जो होगी वही आपका भोजन का समय होगा, वही आपका भोजन का काल होगा, तो इसलिए उसी समय खाना है। अगर इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो किसी भी ऋतु में, ठीक है ना, जैसा कि मैं कोविड में बताता हूँ कि कोविड में एक ही घर में 4 लोग रह रहे हैं, 2 को या 1 को ही कोविड क्यों हुआ, 2 क्यों बच गया, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी आपसे बेटर थी, वायरस को फेवरेबल कंडीशन नहीं मिली वहां, ठीक है ना। इस समय हजारों लाखों की तादाद में चारों तरफ हमारे वायरस और बैक्टीरिया हमारे स्किन में सब जगह है, कभी भी अंदर जा सकते हैं, जाएंगे तब जब इम्यूनिटी हमारी वीक होगी। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमें कोई भी रोग नहीं है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण आपने यहाँ पे बात कही कि अपने जो शरीर के संकेत हैं उन्हें हमें कहीं ना कहीं समझना चाहिए, और उसी के अनुरूप हमें आगे खान पान अपना उस पर ध्यान देना चाहिए। व्यायाम की यहाँ पर बात करते हैं विनीश जी, किस वक्त, क्योंकि आजकल वर्षा ऋतु है, लोग जो सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं वो कभी नहीं जा पाते, तो वो इवनिंग वॉक शुरू कर देते हैं। कितनी इस वर्षा ऋतु में कितनी देर तक एक्सरसाइज करनी चाहिए, कितना पसीना निकालना चाहिए, तो इस पर बताइए व्यायाम किस तरह से करना चाहिए। व्यायाम का ये है मैम कि जो लोग लीन थिन है, जिनका अंडर वेट है, जिनकी हाइट के अनुसार वेट कम है, उनको बिल्कुल भी इस ऋतु में व्यायाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी जब आपके पास 10 ही रुपये हैं तो आप खर्चा, जब आपके पास पैसे ही कम है तो खर्चे की कहाँ से बात आ रही है। बॉडी में आप अंडर वेट हो, व्यायाम करके आप एनर्जी और लॉस करोगे, तो आप सूक्ष्म व्यायाम कर लो, आप आसन प्राणायाम कर लो, ठीक है, आप प्राणायाम बैठ के कर लो जिसमें एनर्जी कम से कम आपकी जाए। आप मंत्रों का उच्चारण कर लो, आप गायत्री मंत्र पढ़ लो, आप ओम का उच्चारण कर लो, आप महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण कर लो, इस तरह का कुछ भी कर सकते हो जिससे आपका शारीरिक और मानसिक दोनों बल की प्राप्ति होगी। तो और जो लोगों का वेट बराबर है और जो लोग हाइट के अनुसार जिनका वेट है, तो उनको कहीं ना कहीं उनको भी कोशिश करना चाहिए कि व्यायाम इस ऋतु में ना करें, क्योंकि व्यायाम करने से वायु बढ़ेगी आपकी। और कहीं भी किसी को भी जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस है, घुटनों में दिक्कत है, तो वो प्रॉब्लम आपकी वायु के कारण बढ़ जाएगी। और जिनका वेट ज़्यादा है वो बिल्कुल कर सकते हैं इस ऋतु में, जिनका ओवरवेट है, ओबेस ज़्यादा है, तो उनको व्यायाम वो कर सकते हैं क्योंकि उनका वेट घटेगा उससे, तो वो कर सकते हैं। लेकिन और सुबह की, बहुत सारे लोग कहते हैं सर सुबह नहीं जा पाते, हम शाम को जाते हैं, तो शाम का व्यायाम जो है एक्सरसाइज आयुर्वेद बिल्कुल मना करता है। आपका वो सुबह का समय है व्यायाम करने का, शाम का बिल्कुल व्यायाम आप, और बहुत ज़्यादा व्यायाम आप नहीं कर सकते हैं अपने बॉडी वेट के अनुसार। और
आप उसमें मेडिटेशन कर लें जिसमें एनर्जी कम से कम लग रही है तो वो कर सकते हैं आप। लेकिन व्यायाम, आपके पास वेट ही नहीं ज़्यादा है, आप व्यायाम कर रहे हैं, आपका वेट और कम होगा, फिर आप प्रोटीन डाइट या और हैवी डाइट आप लेने की कोशिश करोगे तो ये चीज़ ठीक नहीं है। तो इसका हमें ध्यान रखेंगे। तो व्यायाम को हमें किनको करना किनको नहीं करना इसका हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए और कौन सा व्यायाम करना जी, है ना। बिल्कुल। तो चलते चलते हम चाहेंगे विनीश जी कि आप हमारे दर्शकों को कि किस तरह से आजकल वर्षा ऋतु के समय हमारी दिनचर्या होनी चाहिए, सुबह उठने से रात तक, ये आप हमारे दर्शकों को एक बार फिर से बताएं। दिनचर्या के लिए ये है कि वर्षा ऋतु है, वायु बढ़ी हुई है, तो इसलिए हमें कोशिश करना है कि जितने भी लोग जॉइंट्स की प्रॉब्लम आदि के लोग हैं उनको जो है उनका आहार जो हो उसमें राजमा, छोले, मटर, कटहल, इस तरह की हैवी चीज़ें और बादी चीज़ें जिनको हम बोलते हैं उनका आहार विहार में वो नहीं रहना चाहिए। सुबह हम उठते हैं और सुबह हमें ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए और उठने के बाद अपना डेली रूटीन है। कहते हैं कि सुबह उठ करके आप अगर तुरंत फ्रेश हो जाते हैं, फ्रेश होने का बहुत सारे लोग आजकल कहते हैं मैंने सर बाथरूम में टीवी लगा दिया है। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं पेपर वहीं पढ़ लेता हूँ। ये पेपर पढ़ने की जरूरत, जिसका पेट सही है उसको तो समय नहीं गया और आया, तो वहाँ अगर उसके पास ये समय ज़्यादा हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं डिजीज्ड पर्सन है, वो स्वस्थ व्यक्ति नहीं है। और हमें सुबह गर्म पानी से नहाना है और नीम का कोई सोप हो, क्योंकि स्किन की प्रॉब्लम होती है, उसको यूज़ कर सकते हैं और शैम्पू आदि में भी हम नीम का यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हमारा जब हमें भूख लगे तभी हमें सुबह नाश्ता करें और वो भी बैलेंस होना चाहिए। दोपहर में भी उसी तरह से लें जब आपको भूख आए, और समय के अनुसार खाना ना खाएं, भूख के अनुसार खाना खाएं। और रात का भोजन भी हमारा जल्दी होना चाहिए, 10-11 बजे तक भोजन करना बिल्कुल ठीक नहीं है। आप मैक्सिमम 7:30-8 बजे तक भोजन कर लें रात का। और जो वो रात का भोजन हो उसमें दाल बिल्कुल ना हो और लाइट डाइट होनी चाहिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फिजिकल नहीं करते, बहुत ज़्यादा हैवी लेकर के और तुरंत सो जाना वो अच्छा नहीं होता। और आयुर्वेद में कहा गया कम से कम 100 कदम चल के ही आपको सोना चाहिए। और कपड़े जो हों वो बहुत ज़्यादा भीगे ना हो। बरसात से आपको पानी से बचना है, वर्षा ऋतु से। और कहीं भी इस तरह अगर आप जाते हैं जहाँ पानी भरा हुआ है और कुछ भी पानी आपको जो है दूषित मिल गया है तो कंटेमिनेटेड है, तो उसको जो है आपको घर में आके तुरंत नहा करके और अपने को स्वस्थ रखना है और गर्म पानी का ही यूज़ करना है इस ऋतु में। इस तरह से अगर आप रखते हैं तो आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा के रखते हैं और आप अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। बिल्कुल। तो वैद्य विनीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को किस तरह से वर्षा ऋतु में अपना ख्याल रखना है, अपनी दिनचर्या रखनी है, इसके ऊपर आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा और आपको जानकारी भी मिली होगी कि किस तरह से वर्षा ऋतु में अपना ख्याल रखना चाहिए। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।